ज्योतिष के अनुसार जो संतान योग है, उसको देखने के लिए हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिए। इसको हम शॉर्ट में भी प्रस्तुत कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पूरा वीडियो नहीं मिलेगा। तो आप हमारा चैनल पे इसको जाके पूरा संक्षिप्त में देख सकते हैं। तो सब जब भी हम संतान के बारे में बात करेंगे, तो आपको आज के संदर्भ में ये देखना है कि जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का जो पंचम भाव रहता है, यहाँ से संतान को देखा जाता है। अगर पंचम भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में बैठता है, तो ये संतान योग बना देता है। गुरु ग्रह भी आपके कुंडली में, अगर दोनों की कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में बैठते हैं, तो भी ये संतान योग को बना देते हैं। तो संतान योग के लिए स्त्री की कुंडली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में आपको पुरुष की कुंडली को भी देखना है। तो इसमें जब भी बात करेंगे कि पंचम भाव में, अगर पंचम भाव का स्वामी शुभ ग्रह होकर बैठा है, सौ राशि का है, तो भी संतान के योग बना देता है। पंचम भाव का जो स्वामी है, अगर उच्च राशि का हो, तो भी संतान योग बनाता है। बृहस्पति भी आपके कुंडली में अगर वो सौ राशि का, उच्च राशि का अ, होगा, तो भी वो संतान योग बनाएगा, अगर वो आपकी शुभ स्थिति में है। पंचम भाव पे अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ये भी संतान सुख देने का कार्य करेगा। कुंडली में जो सप्तम भाव है, यहाँ पे लग्न का स्वामी या नवम भाव का स्वामी अगर युति करके बैठता है, तो भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुंडली का जो एकादश भाव होता है, और वहाँ पे अगर बुध, शुक्र और बलि, अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में हो, तो ये पंचम भाव पे ये जो ग्रह हैं वो दृष्टि डालेंगे, तो भी उत्तम संतान सुख का प्राप्त होता है। तो कोई भी एक ग्रह हो, बुध हो, शुक्र हो, बलि, चंद्रमा हो, वो अगर 11वें भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है, पूर्ण दृष्टि आ रही है, तो ये आपको संतान सुख प्राप्त होगा। कुंडली में केतु भी विराजमान हो, तो भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो संतान सुख के बारे में हमने कुंडली में जो हम जानकारी दे रहे हैं, तो पंचम भाव का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस भाव पे जो ग्रहों की स्थिति बनती है, वो वैसा सुख प्राप्त होता है। अगर पंचम भाव में अगर पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ती है, तो भी संतान सुख प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया कि पंचम भाव में अगर सौ राशि का या उच्च राशि का ग्रह बैठता है, वो भी अच्छे संतान सुख देता है। कि हमने बात की केंद्र और त्रिकोण में अगर पंचम भाव का स्वामी बैठता है, तो वो भी संतान सुख अच्छा देता है। पंचम भाव पे जो शुभ ग्रहों की दृष्टि बताई, वो भी अगर अच्छा है देती है, तो भी संतान सुख देता है। पंचम भाव का जब स्वामी अगर 8वें या 12वें भाव में जाता है, तो ये संतान सुख में कमी लाता है। तो संतान सुख में जो बाधा की बात करें, तो हमें क्या देखना है कि जो भी ये पंचम भाव पे मान लो शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, पंचम भाव पे अगर मान लो आपका राहु है, केतु है, शनि है, तो ये देरी कराते हैं, और संतान सुख में देरी होने के कारण ये ग्रह होते हैं। या कुंडली में जो बृहस्पति कमजोर होगा, तो पीड़ित होगा, तब भी ये संतान सुख में बाधा का योग बना देगा। जैसा बताया कि ये शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने से, पंचम भाव में स्थिति होने से, या उनकी दृष्टि 11वें भाव से होने पे ये बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उनका उपाय करना चाहिए। नाड़ी दोष है, तब भी संतान में बाधा आएगी। हमारे पूर्वजन्म के कर्म भी आड़े आते हैं, उसके कारण भी ये डिले होता है। पितृदोष रहता है, उसके कारण भी ये संतान सुख में बाधा आती है। अगर बेडरूम जो है आपका, वहाँ पे अगर वास्तु दोष है, वहाँ पे बहुत ही अगर क्लीननेस नहीं है, मतलब अटाला फैला हुआ है, तो भी ये वास्तु दोष उत्पन्न करेंगे, और ये संतान सुख देने में देरी करेंगे।
तो जैसा बताया कि राहु केतु का भी संबंध अगर पंचम भाव से बन रहा है, पंचम भाव के स्वामी से या गुरु से बन रहा है, तो भी ये संतान में डिले करवाता है। तो इन बातों के लिए आपको अपनी कुंडली को जब भी देखेंगे, ये सब चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आप उसके अनुसार उपाय कर सकते हैं। पंचमें से अगर नीच राशि में हो तो भी संतान में बाधा डालता है। बृहस्पति यदि पाप जो भाव है छठे आठे 12 भाव में होते हैं, तो ये संतान पक्ष से जुड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। तो संतान प्राप्ति को जो भी हमने बताया, उसको बाधाओं को दूर करने के लिए थोड़े उपाय करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जो हमारे गोपाल सहस्त्रनाम का जो पाठ होता है, वो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, वो आप ज़रूर करें। नवग्रहों की पूजा करवाएँ, जो पशुओं और को रोटी खिलाएँ, गाय को खिलाएँ, और इस तरह के जो छोटे-छोटे उपाय हैं, उनको ज़रूर कीजिए। तो ये संतान प्राप्ति जो में बाधा आ रही है, वो ठीक होती जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से संतान प्राप्ति में बाधाएँ आ रहे हैं, उसके सरल उपाय करेंगे। आपको लड्डू बाल गोपाल के एक फ़ोटो भी अपने बेडरूम में ज़रूर लगाएँ, और दूसरे देवी-देवताओं की फ़ोटो नहीं लगी रहना चाहिए बेडरूम में, तो उसका ध्यान रखें आप। तो इस तरह से आप नवांश कुंडली में भी इसी तरह का विश्लेषण करके देख सकते हैं। जैसा D1 कुंडली की हमने बात की, अभी राशि कुंडली की बात की, वैसे आप नवांश कुंडली भी देखें। चंद्रमा से भी आप इनको देख सकते हैं, और चंद्रमा और बृहस्पति से भी पंचम भाव को देखा जाता है। तो ये जो बताया कि भगवान का जो हमने बताया कि लड्डू गोपाल की आप पूजा करेंगे, और जो एक सूत्र है उसका जाप करेंगे कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम तवाहम शरणम गतम मंत्र का जाप करें। ये आपको यूट्यूब पे या आपको गूगल सर्च पे मिल जाएगा, तो इसका भी आप जाप करें। जन्माष्टमी में इन उपायों को ज़्यादा करें तो ज़्यादा फायदा होता है। हमने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप का चित्र है, वो अपने बेडरूम में ज़रूर लगवाएं। गुरुवार को गुड़ का दान करना चाहिए। रोज़ाना पशुओं को भोजन खिलाएं। जब भी आप इन छोटे-छोटे उपायों को आप करेंगे, तो आपको संतान प्राप्ति में जो बाधाएँ आ रही है, वो दूर करेगी। एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। बृहस्पति का जो मंत्र है, वो भी आप डेली पाठ करें। ओम विष्णुवे नमः का भी पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी जो चीज़ें हैं, उनका आप इस तरह से उपाय करने से आपको ये चीज़ें प्राप्त होगी। अभी मान लो आप सामुद्रिक शास्त्र की बात करें, हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, तो इसमें जो हथेली में कनिष्ठा उंगली के जो पर्वत होता है, जो कि आपकी विहाव रेखा रहता है, उस पे जो बनी हुई खड़ी रेखाएं जो रहती है, वहाँ से संतान को देखा जाता है। तो ये संतान के बारे में अगर जानकारी हस्त विज्ञान से जानना चाहते हैं, तो ये जो रेखाएं हैं आपके विहाव रेखा के ऊपर, अगर स्पष्ट है, कटी-पिटी नहीं है, और सीधी खड़ी है और गहरी है, तो ये संतान पुत्र संतान के बारे में इंडिकेशन देता है। अगर ये रेखाएं जो हल्की और बारीक रेखाएं हैं, तो ये कन्या संतान की प्राप्ति की ओर इशारा करते हैं। संतान रेखा पर तिल का निशान संतान सुख में जो बाधाएं उत्पन्न करता है, उसमें समस्याएं उत्पन्न करती है। संतान रेखा के ऊपर अगर दीप का निशान हो जाए, तो ये भी खराब स्वास्थ्य के बारे में बताता है। संतान रेखा के अंत में कई बारीक रेखाएं निकली हो, और वो जो जुड़वा बच्चों के का भी इंडिकेशन करता है। आने की जो रेखाएं हैं, वो अगर वी आकार में ले लेती है ऊपर में, तो ये जुड़वा बच्चों के बारे में
इंडिकेशन देता है। तो इस तरह से आप हस्तरेखा विज्ञान के द्वारा भी जान सकते हैं संतान के बारे में। ज्योतिष के हिसाब से, राशि के हिसाब से भी संतानों को भी देखा जाता है। मान लो आपकी वृषभ राशि, मिथुन, कर्क और वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं, तो इनके देखा गया कि 2 बच्चे अवश्य होते हैं। और ये आप मकर राशि का अगर राशि है तो 3 बच्चे के बारे में इंडिकेशन दिया गया है शास्त्रों में। तो आप अपनी हथेली देखकर, राशि देख के ये सब चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो हथेली में आप देखना, बुध पर्वत जितना अच्छा उभरा हुआ होगा, संतान रेखा साफ दिखती होगी, तो वहाँ बच्चे आपको इंडिकेशन ज़रूर दिखाएंगे, जैसा हमने बताया। हस्तरेखावान के शुक्र ग्रह भी, जो शुक्र पर्वत होता है वहाँ पे भी जो रेखाएं होती है वो भी संतान के बारे में इंडिकेशन करती है। तो विवाह रेखा पर खड़ी सीधी रेखा के बारे में बात की हमने, वो स्वस्थ पुत्र का संकेत देती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा पुत्री का संकेत देती है। संतान रेखा उंगलियों के आधार के जितने करीब होगी व्यक्ति को जीवन में उतनी जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान रेखा अंत में 2 भागों में जैसे विभाजित हो जाती तो जुड़ा बच्चों के बारे में संकेत करती है। तो इस तरह से हमने आज जानने की कोशिश की कि किस तरह से आप अपने ज्योतिषी आधार पर और हस्तरेखा के आधार पर अपने आकलन कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आप ज़रूर अपनी कुंडली में देखें। ऐसा भी बताया गया है कि संतान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं कि अगर कुंडली में गुरु कमजोर रहते हैं, संतान सुख में जो बाधा आती है, कि गुरु कारक है, मेन गुरु ग्रह का देखना बहुत जरूरी है। पति पत्नी दोनों की कुंडली में गुरु की शुभ स्थिति, तो गर्भधारण और स्वस्थ जो है प्रसव की संभावना बढ़ जाती है। अगर कुंडली में पंचम स्थान पर बुध का संबंध हो, उस पर चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो जो संतान जो होगी आपकी वो होशियार होगी। अगर पंचमेश और बृहस्पति केंद्र में पहले, चौथे, सातवें, 10वें भावों में हो, तो 36 साल की उम्र में संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी शुक्र के साथ हो तो 30 साल के बाद में पुत्र की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति के लिए जो हमने बताया कि मदार की जड़ कमर में बांधना चाहिए, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, नवग्रह की पूजा करवाना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए भोजन का अरेंजमेंट करना चाहिए। और ये छोटे उपाय हैं जो आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं। और इस तरह से आज हमने जो बात की कि किस तरह से आप संतान जो प्राप्ति के लिए संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयत्न किया, तो आप अपनी कुंडली में इनको लगा के देखिए। और वो जो भी उसमें बाधाएं आ रही है, उसका जो उपाय बताएं उनको आप कीजिए। और इसके अपनी कुंडली का विश्लेषण भी एक अच्छे ज्योतिषी से कराइए, जो कि जिस तरह की हमने बातें बताई हैं उसको देख सकें और आपको उपाय के लिए मार्गदर्शन कर सकें। तो आज के संदर्भ में आप देखिए कि जितनी जल्दी आप शादी करेंगे वो उतना अच्छा रहेगा। जितना डिले करते हैं, करियर आदि के पीछे चलते रहते हैं, पैसे कमाने में लगे रहते हैं, तो ये संतान प्राप्ति के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपको पैसा तो बाद में भी कर सकते हैं, करियर भी बना सकते हैं, परंतु जितनी उम्र जाएगी संतान प्राप्ति में बाधाएं ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो आप इन इन सब चीज़ों को आज के संदर्भ में देखिए। अगर आप संतान चाहते हैं तो उचित समय पे शादी कीजिए और करियर और पैसों के पीछे न पड़ के अपना संतान के लिए आप ये उपायों के द्वारा आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। संतान का सुख जो है मिलेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि पंचम भाव किस तरह से आपका बिहेव करता है। अच्छा प्रभाव रहता है तो आपको संतान का सुख भी अच्छे से प्राप्त होगा।
आपको हमारे विस्तृत वीडियो जो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे सभी उसका लाभ उठा सकें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।